अब मैं अपनी इस लेक्चर में संविधान के भाग 2 की चर्चा करूंगा। आप ये जानते हैं कि संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब यह भाग कई वजहों से काफ़ी चर्चा में रहा है, जैसे CAA, तमाम बातें इस समय घटित हुई हैं जिससे ये भाग चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना पूरी बनती है। तो पहले हम ये समझेंगे कि इस भाग में है क्या, इसमें क्या क्या बातें हैं। जैसे हम अनुच्छेद 5 को देखें तो अनुच्छेद 5 में इस बात की व्याख्या की गई है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे माना जाएगा या कब माना जाएगा। तो जैसे अनुच्छेद 5 को आप देखें तो अनुच्छेद 5 के खंड ए यानी कि अनुच्छेद 5 के सेक्शन ए में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो और जिसका निवास स्थान भारतीय राज्य में हो वह भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अर्थात जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो और जिसका निवास स्थान भारतीय क्षेत्र में हो वो भारत का नागरिक है, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यह अनुच्छेद 5 ये कहता है। अब अनुच्छेद 5 भी देखेंगे। अनुच्छेद 5 भी ये कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत में पैदा नहीं हुआ है लेकिन भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करता है, अर्थात रहता है। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में तो पैदा नहीं हुआ है लेकिन भारत में निवास करता है और उसके माता पिता किसी का भी जन्म भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ था तो वह भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अब उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो, यानी कि 5A जहाँ ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो उस आधार पर मिलेगी नागरिकता, लेकिन 5B यह कहता है कि मान लीजिए व्यक्ति भारत में पैदा ना हुआ हो लेकिन भारत में निवास करता हो और उसके माता पिता का जन्म भी किसी भारतीय राज्य क्षेत्र में हुआ हो तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा संविधान के प्रारंभ से। अब अनुच्छेद 5C की बात कहते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म ना तो भारत में हुआ है और ना ही जिसके माता पिता का जन्म ही भारत में हुआ है। समझिए, यहाँ तीसरी कंडीशन है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ है और उसके माता पिता का भी जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन वह व्यक्ति भारत का निवासी है और संविधान लागू होने के ठीक पहले यानी 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी वो नागरिकता की श्रेणी में आ जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ना तो भारत में जन्मा है और ना ही जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है लेकिन वह व्यक्ति भारत का निवासी है और संविधान लागू होने के ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में वो मामूली तौर पर रहा हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, उसके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर आप देखें कि अनुच्छेद 5 में नागरिकता का क्या क्या आधार दिया है। अब इतनी बातों को मैं बहुत सरल शब्दों में समझाऊं तो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि डोमिसाइल यानी निवास स्थान के आधार पर नागरिकता मिलेगी। अब डोमिसाइल होना आवश्यक है और डोमिसाइल के साथ साथ 3 कंडीशन फुलफिल, तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो। या तो आपका भारत में जन्म हुआ हो, या आपके माता पिता का भारत में जन्म हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले आप भारत में रह रहे हों, यानी भारत में मामूली तौर पर रह रहे हों। तो याद रखिएगा, 5वां जो है निवास के आधार पर नागरिकता की बात करता है। तो अगर आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो आपके पास भारत का डोमिसाइल होना आवश्यक है और डोमिसाइल के साथ साथ इन 3 कंडीशन जो 5A, 5B, 5C है उन तीनों में से कोई एक कंडीशन आपके पास फुलफिल होनी चाहिए। या तो आपका भारत में जन्म हुआ हो, अगर आपका भारत में जन्म नहीं हुआ है तो या तो आपके माता पिता का जन्म हुआ हो, या आपका भी जन्म नहीं हुआ है भारत में या आपके माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप 26 जनवरी 1950 के पहले 5 वर्ष भारत में रह चुके हैं। तो इसीलिए इसको मैंने संक्षेप में लिख दिया है कि डोमिसाइल प्लस ये 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन जो आपको दिख रही है
होना जरूरी है, तब आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। अब देखो डोमिसाइल का मतलब क्या है कि आप यहाँ रह रहे हो, आप कहीं घूमने चले गए 1 साल के लिए तो वो डोमिसाइल नहीं होगा। डोमिसाइल मतलब जहाँ आपने अपना निवास स्थान बनाया है कि आप कहीं भी घूमिए लेकिन आप वहाँ पे आके रुकते हैं। तो कोर्ट ने डोमिसाइल को भी जस्टिफाई किया है कि डोमिसाइल का मतलब है जहाँ आप रह रहे हो, निवास स्थान हो, जहाँ आप कहीं भी जाइए लेकिन आप अपने निवास स्थान पर लौट करके आएंगे जो आपने बनवाया है, तो उसको डोमिसाइल मान लिया जाता है, जहाँ आप कई समय से रह रहे हों। ठीक है, तो इस प्रकार डोमिसाइल के साथ साथ इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। तो मैंने अनुच्छेद 5 को बहुत ही संक्षेप में लास्ट में समझा दिया है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 6 की। अब देखिए अनुच्छेद 6 क्या है। अनुच्छेद 6 में इस बात की चर्चा की गई है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं बहुत से नागरिक पाकिस्तान से भारत आए तो उनको नागरिकता संबंधी प्रावधान देने की समस्या आई। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में किया गया है कि कौन किस प्रकार पाकिस्तान से आने वाले नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप इस बात का ध्यान देंगे कि एक डेट लिया गया है 19 जुलाई 1948। ये डेट इसलिए लिया गया था क्योंकि इसी दिन दोनों देशों ने अपने यहाँ परमिट सिस्टम शुरू किया था कि जो भारत से पाकिस्तान आना चाहे या पाकिस्तान से भारत आना चाहे, तो इसी डेट को लोगों ने भारत पाकिस्तान ने अपना परमिट सिस्टम शुरू किया था। तो इसीलिए इसमें मानक क्या बनाया गया, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आने वाले भारतीय लोग या 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग। तो अब हम यहाँ पहले ये देखेंगे कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गया है वो किस प्रकार भारत का नागरिक बन सकता है। तो देखिए जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया है वो भारत का नागरिक तभी बन सकता है यदि या तो वो या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो और साथ ही वह जब से भारत आए हैं पाकिस्तान से यानी 1948 के पहले से तब से वो भारत में रह रहे हों। यानी कि जब वो 1948 के पहले से पाकिस्तान में भारत में आए थे तब से वो रह रहे हों। तो यहाँ समझिएगा कि अगर आप 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे तो आपको भारतीय नागरिकता लेने के लिए ये दिखाना होगा कि आपके दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई एक भारत में जन्मा हो। और दूसरा, आप जब से आए हैं 1948 के पहले से तब से आप भारत में रह रहे हों, लौट के फिर पाकिस्तान ना गए हों। अब दूसरी कंडीशन, ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए, यानी ऐसे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनके लिए क्या प्रावधान है। उनके लिए भी पहला यही प्रावधान, यानी जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए उनमें पहला तो वही है, या तो वो या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो और जब से वो इंडिया में आए हैं, यानी जब से वो इंडिया में आए हैं तो कम से कम उन्होंने संविधान लागू होने के पहले ही भारतीय नागरिकता के लिए किसी ऑफिसर के पास आवेदन कर दिया हो और आवेदन की तारीख के ठीक पहले कम से कम 6 महीने वो भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहे हों। यानी आप 1948 के बाद आए हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप संविधान लागू होने के पहले ही भारतीय नागरिकता के लिए किसी ऑफिसर के पास आवेदन कर दिया हो और जब से आवेदन किया हो तब से आप 6 महीने तक, यानी कि आवेदन की तारीख के ठीक पहले, समझिएगा, जब से आपने आवेदन किया है यानी आवेदन की तारीख के ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक आप भारत में रहे हों, तब आपको वो ऑफिसर अगर इन सब के बाद इंडियन सिटीजनशिप में आपको शामिल कर लेता है तो आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा
कि जब आपने आवेदन किया हो उस आवेदन के पहले आप 6 महीने भारत में रह रहे हों, अगर 1948 के बाद आए हैं, और उसके बाद अगर ऑफिसर इस ग्राउंड पर आपको इंडियन सिटीजनशिप में रजिस्ट्रेशन कर देता है तो आप भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। अब हम अनुच्छेद 7 की बात करेंगे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 7 ये बताता है कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए, वे लोग भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। अर्थात ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद स्थायी रूप से पाकिस्तान चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, चाहे वो अनुच्छेद 5 और 6 के अंतर्गत नागरिकता की शर्तें पूरी ही क्यों ना करते हों। अभी मैंने अनुच्छेद 5 और 6 की चर्चा की, तो अनुच्छेद 7 ये कहता है कि ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, वे लोग भारतीय नागरिक नहीं होंगे, चाहे वे अनुच्छेद 5 या 6 के अंतर्गत शर्तों को पूरा करते हों या ना करते हों। अब इसमें एक बात और कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान गया हो लेकिन फिर वापस आ गया हो, तो वह इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। इसके लिए उसे 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। पहला, या तो वह खुद या उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी एक का भारत में जन्म हुआ हो और उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया हो, लेकिन आवेदन देने की तारीख के ठीक पहले कम से कम 6 महीने भारतीय राज्य क्षेत्र में रहा हो, और उसके बाद जिस ऑफिसर के पास उसने आवेदन किया है और उस ऑफिसर ने इन सब मापदंडों के बाद अगर उसे भारतीय सिटीजनशिप में शामिल कर लिया तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 7 में इस बात की चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए हैं उनको किस किस आधार पे नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब अनुच्छेद 8 की बात करें। अनुच्छेद 8 क्या है? अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। इंग्लिश में देखिएगा, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का क्या प्रावधान है? तो आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो आपने पाकिस्तान का नाम लिया था। देखिए, पाकिस्तान को लेकर के कुछ विशेष प्रावधान हैं जो आपने 6 और 7 में पढ़ लिया, लेकिन बाहर का मतलब और भी है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तमाम देश हैं। कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा हो तो वहाँ से अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो देखिए, उसके लिए प्रावधान ये है कि वह व्यक्ति अथवा उसके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी में से कोई 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र में जन्मा हो, यानी ब्रिटिश भारत की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं अमेरिका रह रहा हूँ तो अगर मैं भारत की नागरिकता चाहता हूँ तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि मेरे माता पिता या पेरेंट्स मतलब दादा दादी, नाना नानी कोई ब्रिटिश भारत में जन्मा था या मेरा ही जन्म हुआ था, और मुझे इसके साथ साथ अपने जिस देश में मैं रह रहा हूँ वहाँ के एम्बेसी यानी कि वहाँ के राजनयिक के पास अपनी नागरिकता का आवेदन भी करना पड़ेगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मुझे इंडियन एम्बेसी में जा कर के मुझे नागरिकता का आवेदन करना पड़ेगा, और आवेदन इस आधार पर करना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो है कोई भी हो, वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो भारत था उसमें उनका जन्म हुआ था। तब इसके बाद मैं आवेदन कर सकता हूँ और मुझे भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 8 में उनकी बात की गई है जो आउटसाइड हैं और भारत की नागरिकता लेने चाहते हैं। तो उसमें सिंपल है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके माता पिता या पेरेंट्स या आप खुद 1935 के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत था उसमें जन्मे थे। तब उसके बाद आप आवेदन कीजिए, जो भारत का वहाँ राजनयिक है या एम्बेसी है वहाँ पर आपका आवेदन होगा। आवेदन के बाद आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
अब हम अनुच्छेद 9 पर चर्चा करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 9 बहुत ही आसान है। यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले, अर्थात अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर चुका है, तो वह अनुच्छेद 5 के आधार पर अथवा 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता। अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 के पहले किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ले ली है, तो वह अनुच्छेद 5, 6, 8 के आधार पर नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता भारत की। अब अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो भी व्यक्ति 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, उनकी नागरिकता जारी रहेगी, लेकिन वह संसद के नियमों के अधीन रहेगा। अर्थात 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत अगर मैंने नागरिकता प्राप्त की है तो वो जारी रहेगा, लेकिन वो संसद के नियमों के अधीन है। अर्थात संसद जो भी नियम बदलाव करेगी नागरिकता को लेकर के, अगर तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता। हो सकता है संसद में कुछ ऐसा बदलाव करे कि मैं नागरिकता के क्राइटेरिया से बाहर हो जाऊं, तो उसके लिए मैं विरोध नहीं कर सकता। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। अर्थात संसद को यह पावर है कि नागरिकता को समाप्त करे या नागरिकता को प्रदान करे। तो नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनेगा वो संसद ही है। तो इस प्रकार आप संक्षेप में याद रखिएगा, अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता के मामले में संसद की शक्ति को बताता है कि संसद नागरिकता में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो मैं संसद द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन भारत का नागरिक हूं, और भविष्य में संसद कोई परिवर्तन करती है तो मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूं। यानी नागरिकता संबंधी समस्त अधिकार संसद को है, वही नागरिकता संबंधी नियम बनाती है या बदलाव करती है। चूँकि आप जानते हैं कि संसद ने समय समय पर नागरिकता में बदलाव किए हैं, तो संसद द्वारा एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया गया था 1955 में। तो आज हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 का अध्ययन करेंगे, अर्थात नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में ये कहा गया है कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकती है या कितने प्रकार से नागरिकता छीनी जा सकती है। तो देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला जन्म, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिक और 5वां भूमि अर्जन। अब हम पहले कारक पर चर्चा करेंगे जिसे जन्म कहते हैं, बाई बर्थ। तो सवाल है, बाई बर्थ नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान थे, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता का क्या क्या मापदंड यानी क्या क्या क्राइटेरिया था। तो देखिए, अगर आप 1955 के अधिनियम को देखेंगे तो उसमें साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक के बीच में कभी भी भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके माता पिता चाहे जिस भी देश के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस अधिनियम में केवल जन्म को महत्व दिया गया कि आपका जन्म बस भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे। तो आप समझिए कि ये एक मुसीबत को जन्म देता है कि इतनी आसान तरीके से अगर नागरिकता प्राप्त होने लगी तो फिर हर कोई अवैध प्रवासी भी बड़े आराम से नागरिक बन जाते, कोई भी कहीं से आकर के भारत में रह जाता। तो इसीलिए इसको बदला गया 1987 में, यानी कि 1987 में अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि भारत का नागरिक वही वहाँ होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो, साथ ही साथ उसके एक पेरेंट्स भारत में हो, यानी भारतीय हो। यानी कि आपका जन्म भारत में हुआ हो और कम से कम आपके एक पेरेंट्स जो है भारतीय हो, तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। और यह प्रावधान 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2003 तक था। अर्थात
कि 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2003 तक यह प्रावधान था कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और साथ ही साथ आपके एक पेरेंट्स भारतीय हैं तो बड़े आराम से यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन इसका भी मिसयूज हुआ। इसका मिसयूज हुआ कि जैसे कोई हमारे दुश्मन देश का है, वो भारत में विवाह कर लिया और उसका पुत्र भारत का नागरिक हो गया। तो इस तरह से कई सारी समस्याएं आने लगीं। तो 2003 में पुनः संशोधन किया गया। 2003 में संशोधन करके ये कहा गया कि 3 दिसंबर 2003 के बाद जिसका जन्म भारत में हुआ है उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके दोनों पेरेंट्स यानी माता पिता इंडियन हो या एक पेरेंट्स भारतीय हो और दूसरा पेरेंट्स इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासी ना हो। सुनिएगा ध्यान से कि जिसका जन्म 3 दिसंबर 2003 के बाद हुआ हो और उसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या एक पेरेंट्स इंडियन हो और साथ में दोनों में से कोई एक पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासी ना हो। अब सवाल है अवैध प्रवासी क्या? अवैध प्रवासी वही जो बिना पासपोर्ट के आते हैं या जो आते हैं एक निश्चित समय के लिए लेकिन निश्चित समय के से ज़्यादा समय बिता देते हैं भारत में, अर्थात जो बिना भारत सरकार के अनुमति के अवैध रूप से भारत में आकर बस गए वही इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो ये 2003 में जो अमेंडमेंट किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम में, उसमें कहा गया कि आपका जन्म 3 दिसंबर 2003 के बाद भारत में हुआ है और आपके दोनों पेरेंट्स भारतीय हैं या एक पेरेंट्स भारतीय है और दोनों पेरेंट्स में से कोई इलीगल इमिग्रेंट ना हो तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब हम बात करेंगे वंश के आधार पर नागरिकता के बारे में। देखिए वंश के आधार पर वंश का क्या मतलब? वंश का मतलब है लॉ ऑफ ब्लड, मतलब खून का रिश्ता है ना। तो खून का रिश्ता यानी कि लॉ ऑफ ब्लड रक्त संबंध के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। अब वंश के आधार पर नागरिकता में प्रावधान ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर रह रहा हो तो उसे वंश के कारण नागरिकता कैसे मिल सकती है। इसमें यह प्रावधान है कि मान लीजिए अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ हो तो उसे भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जब उसका पिता भारतीय नागरिक हो। अर्थात अगर मेरा जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ है और मैं भारत की नागरिकता लेना चाहता हूँ तो पिताजी भारत के नागरिक होने चाहिए तभी मिलेगा। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव किए गए। यह प्रावधान देखिए 1992 तक ही था। 1992 में संशोधन कर दिया गया और ये कहा गया कि जो व्यक्ति भारत से बाहर जन्म लिया है या भारत के बाहर है उसे भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो। तो पहले पिता था, माता पिता आ गया। मतलब अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर हुआ है तो आपके माता या पिता में से कोई भी एक अगर इंडियन सिटीजन है तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन यह प्रावधान भी 2004 तक था। 2004 में इसमें बदलाव कर दिया गया। 2004 में इसमें बदलाव ये किया गया कि अगर जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ है और उसके माता पिता ने जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही उस देश के इंडियन एम्बेसी में अपने बच्चे के नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया है तब उसे नागरिकता मिल जाएगी। और साथ में उन्हें यह भी सत्यापित कराना पड़ेगा कि उनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में है और उसका बालक वहाँ जन्म लेता है और वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो जन्म लेने के 1 साल के अंदर ही उनके माता पिता को वहाँ के अमेरिका में स्थित इंडियन एम्बेसी में नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ ही ये भी सत्यापित कराना पड़ेगा कि उनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। वर्तमान में यही नियम लागू है जिसके आधार पर बाहर से रहने वाला कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है।
तो आप समझ गए, इसको ज़रा फिर समझिएगा। वर्तमान में यही नियम है कि अगर किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर हुआ है और उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हैं, मतलब भारतीय नागरिक हैं, और उसके जन्म के 1 साल के अंदर ही उसके माता पिता ने इंडियन एम्बेसी में नागरिकता के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है और साथ में ये भी सत्यापित कर दिया है कि उनके पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है, तब वो भारतीय नागरिक के लिए एप्लीकेबल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, रजिस्ट्रेशन। अब ये व्यवस्था इसलिए लाई गई ताकि भारत के लोग और भी नागरिक आसानी से बन जाएं, तो उसमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया। रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है, यानी कि पंजीकरण सिस्टम क्या है। देखिए, पंजीकरण सिस्टम ये है कि अगर आप भारत के बाहर रह रहे हैं तो और आप भारत का नागरिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आवेदन करने के 7 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हों। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारत की नागरिकता या पंजीकरण करा करके भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो पंजीकरण कराने के 7 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो। यानी जिस दिन आवेदन किया है उस आवेदन के दिन से 7 साल पहले तक आप भारत में रह रहे हो, तब आप पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है, मान लीजिए कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी विदेशी महिला से विवाह करता है तो उस विदेशी महिला को अगर भारतीय नागरिकता लेनी हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ले सकती है। लेकिन जिस दिन नागरिकता के लिए आवेदन किया है, यह ज़रूरी है कि नागरिकता के आवेदन से वो 7 साल पहले से भारत में रह रहे हों। तो इस प्रकार मैंने जो भी बताया वो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता की बात की है। पंजीकरण के माध्यम से वो लोग भी नागरिकता ले सकते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में रह रहे हों। बस उन्हें यही कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी कि वो जब भी आवेदन करें तो 7 साल पहले से भारत में रह रहे हों, या ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक द्वारा, यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब नेचुरलाइजेशन या प्रकृति के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का क्या नियम है। इसमें यह है कि पहली बात कि आप किसी ऐसे देश के नागरिक ना हो जहां पर भारतीयों को नागरिकता नहीं दी जाती हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं नागरिकता के लिए। दूसरा, अगर दूसरे देश की नागरिकता है तो आप दूसरे देश की नागरिकता त्याग करके भी नागरिकता ले सकते हैं। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता त्याग करके भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे भी हम नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें एक नियम यह है कि आवेदन करने के 12 महीने के पहले वो भारत में रह रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा हो। यानी कि आवेदन करने के 12 महीने के पहले वह भारत में रह रहा हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस कर रहा हो, और 12 महीने के पहले वो 14 साल भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की सेवा कर चुका हो। आप इस बात को थोड़ा समझेंगे कि इसमें दिया है कि जब आप आवेदन करना चाहते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू, यानी कि आप तब आवेदन करना चाह रहे हैं जब आपने किसी देश की नागरिकता त्याग दी है, तो आपको आवेदन करने के 12 महीने के पहले भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहे हों, यानी कि या भारत में रह रहे हों आवेदन करने के 12 महीने के पहले, और उसके बाद 12 महीने के पहले से आप 14 साल भारत में रह चुके हों या भारत सरकार की सेवा कर चुके हों। फिर चरित्र अच्छा हो, 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें से किसी एक की जानकारी हो, तो इस आधार पर जो भी नागरिकता मिलेगी उसे हम कहते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी प्रकृति के द्वारा नागरिकता, यानी प्रकृतिकरण जिसे आप कह सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सारे मान्यताओं को भारत सरकार बिना फॉलो किए भी आपको दे सकती है नागरिकता, लेकिन कब? जब आप साइंस, कला,
दर्शन शास्त्र, साहित्य, शांति या मानव अधिकार के क्षेत्र में कोई बहुत उल्लेखनीय काम किया है। यानी कि अगर आपने विज्ञान, कला, साहित्य, शांति या मानव अधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है तो इन सब जो भी मैंने अभी बताया है, इन सब को अवॉइड करते हुए भारत सरकार आपको सीधे नागरिकता प्रदान कर सकती है। ऊपर जो मैंने कुछ बताया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद आता है राज्य क्षेत्र के अर्जन द्वारा, यानी कि सिटीजनशिप बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई भारत में नया राज्य शामिल होता है या कोई नया राज्य क्षेत्र शामिल होता है तो क्या उसके नागरिकों को भी भारत का नागरिक माना जाएगा? तो इसमें ये कहा गया है यदि कोई नया राज्य क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उस क्षेत्र के नागरिक भारत में शामिल होंगे कि नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह सरकार अर्थात संसद के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि अगर भारत ने किसी राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल किया है तो उसका हर नागरिक ही भारत का नागरिक बन जाएगा। ये निर्णय भारत सरकार अर्थात संसद करेगी कि किसको नागरिकता प्रदान की जाए या किसको ना दी जाए। जैसे उदाहरण के रूप में सिक्किम को भारत में जब मिलाया गया था तो सिक्किम वासी भारतीय नागरिक हो गए थे। तो भारत सरकार ये निश्चित करेगी कि उस क्षेत्र के लोग भारत के नागरिक होंगे अथवा नहीं होंगे। अभी तक मैंने आपको बताया कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्रदान की जा सकती है। अब है नागरिकता का परित्याग यानी नागरिकता की समाप्ति। देखिए, नागरिकता की समाप्ति का उल्लेख भी नागरिकता अधिनियम 1955 में है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के निम्नलिखित आधार हैं। पहला, परित्याग जिसे हम रिनंशिएशन बोलते हैं, पर्यावसन टर्मिनेशन बोलते हैं, वंचित किया जाना डिप्राइवेशन बोलते हैं। अब समझते हैं इन सब का मतलब क्या है। परित्याग का मतलब ये है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है, मतलब वो स्वेच्छा से अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अर्थात मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो तो वह यह भारत सरकार को सूचित कर सकता है कि वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर रहा है। दूसरा है पर्यावसन जिसे टर्मिनेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन ये है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लिया है तो भारत की नागरिकता आप अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी। वंचित किया जाना जिसे हम डिप्राइवेशन बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि किस आधार पर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, इसमें कुछ कंडीशन है। जैसे कंडीशन ये है कि मान लीजिए व्यक्ति ने भारतीय संविधान के प्रति कोई बहुत ही विरुद्ध कार्य किया हो या भारतीय संविधान में आस्था न रखता हो, अपमान कर दिया हो। युद्ध के समय शत्रु की सहायता करने वाले व्यक्ति को भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने गैर कानूनी रूप से नागरिकता प्राप्त कर ली है तब भी उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। या देशीयकरण यानी कि प्रकृतिकरण या नेचुरलाइजेशन अथवा पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर ही वह 2 वर्ष या इससे अधिक की सज़ा काट चुका है। मतलब कि जैसे उसे नागरिकता मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नागरिकता मिली हो रजिस्ट्रेशन के थ्रू या बाय नेचुरलाइजेशन और नागरिकता प्राप्त करने के 5 साल के अंदर ही वह 2 वर्ष की जेल हो जाए यानी 2 वर्ष की वो सज़ा भुगत ले, तो ऐसे कंडीशन में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब हम एक वर्तमान में इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम की चर्चा करेंगे जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAA बोलते हैं। अब ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 वास्तव में ये है क्या? देखिए, यह एक ऐसा बिल है जिसने नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधानों में बदलाव किया है। पूरे प्रावधानों को नहीं, ये ध्यान रखिएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिकता अधिनियम 1955 के कुछ प्रावधानों में बदलाव है, ना कि इसने संपूर्ण प्रावधानों को बदला है। 1955 के नागरिकता अधिनियम में बहुत सारे अधिनियम आज भी वैसे हैं जैसे पहले थे, लेकिन CAA के माध्यम से कुछ में बदलाव किया गया है। अब इसमें क्या किया गया है? पहली बात तो इसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आने वाले
हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। सरकार ने इसके पीछे यह दलील दी कि ये तीन देश सेकुलर नहीं हैं और यहाँ पर धर्म के नाम पर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई को प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए अगर कोई भी प्रताड़ित इन 6 धर्मों का भारत आया है तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, जो कि विवाद का विषय बन गया, जिसकी चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, बाद में इसकी चर्चा होगी। हाँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। इसमें जो नागरिकता प्रदान करने का 1955 का जो अधिनियम है, यानी कि 1955 में नागरिकता प्राप्त करने की जो भी शर्तें थीं वे मुस्लिमों के लिए आज भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी मुस्लिम को बाहर किया जाएगा, वो 1955 के अधिनियम में जो भी शर्तें दी गई हैं उनको पूरा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जो मैंने अभी पहले बताया है। हाँ, लेकिन CAA 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये कहा गया है कि इन 3 देशों से इन 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी। हाँ, और सवाल इसके लिए डेट क्या है, देखिए इसके लिए डेट तय किया गया है 31 दिसंबर 2014, यानी 31 दिसंबर 2014 के पहले इन 6 धर्मों के लोग इन 3 देशों से भारत में आ चुके हैं तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, 6 धर्म के लोग जो अभी बताया था, और इन 3 देशों से, यानी कि कहाँ से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो भी 6 धर्मों के लोग 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ चुके हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो भी लोग आए उनके लिए यह ज़रूरी कर दिया गया है कि 5 साल भारत में रहना ज़रूरी है। अगर आप 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में जाएंगे तो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में मैंने बताया था कि कुछ लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं अगर वो 14 में से 11 साल भारत में बिता चुके हों। यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जिसमें आप पढ़ेंगे बाय नेचुरलाइजेशन, यानी सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि प्रकृति के द्वारा नागरिकता। तो उसमें ये कहा गया है कि मतलब जिसे हम कहते हैं प्रकृतिकरण के द्वारा नागरिकता, तो उसमें कहा गया है कि ऐसे लोग जो भारत में 14 में से 11 साल रह चुके हों तो उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कहा गया है। लेकिन जो नागरिकता अधिनियम 2019 है उसमें कहा गया है कि इन 3 देशों के 6 धर्म के लोगों को 11 साल वाली कंडीशन पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर वो 5 साल ही रह गए हैं भारत में तो भी उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब यहाँ असम के बारे में भी ये कहा गया है। देखिए असम में जो है 1985 में एक एक्ट बना था जिसमें ये कहा गया था कि अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद असम आए हैं तो आपको अवैध प्रवासी यानी इलीगल इमिग्रेंट माना जाएगा और आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। याद रखिएगा, असम में एक 1985 में एक्ट बना था जिसमें कहा गया था कि अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद असम आए हैं तो आप जो है इलीगल इमिग्रेंट होंगे। अब ये 1985 में एक्ट क्यों आया, इसकी चर्चा मैं किसी और अध्याय में करूँगा क्योंकि असम की लंबी कहानी है NRC को लेकर के। हाँ, तो इसमें यह कहा गया था कि 24 मार्च 1971 के बाद अगर आप असम आए हैं तो आप नागरिक नहीं माने जाएंगे, वहाँ के मतलब भारत के असम में रहने के लिए आप नागरिक नहीं कहे जाएंगे और आप एक अवैध प्रवासी माने जाएंगे। अब लेकिन जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 है उसमें इस डेट को बदल दिया गया। उसमें ये कहा गया है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 के बाद असम आए हैं और आप इन 3 देशों में से किसी एक देश से आए हैं और इन 6 धर्मों से आप संबंधित हैं, वो 6 धर्म मैं बता चुका हूँ, तब आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
तो ध्यान रखिएगा, असम में भी इस बात को लागू कर दिया गया है कि अगर आप 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए हैं या असम में हैं तो आप इन 6 धर्मों में से किसी एक धर्म से हैं और इन 3 देशों में से कहीं से भी आए हैं तो आपको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। 3 देश का मतलब मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 देश का मतलब क्या है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। 6 धर्म का मतलब क्या है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई। तो मतलब पहले ये था कि 24 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले लोगों को अवैध प्रवासी, इलीगल इमिग्रेंट मानते थे, लेकिन अब 31 दिसंबर 2014 के बाद इन 6 धर्मों के लोग जो इन 3 देशों से आए हैं उनको इलीगल इमिग्रेंट यानी कि अवैध प्रवासी में शामिल नहीं किया जाएगा। हाँ, इन 6 धर्मों से हट के जो भी लोग हैं वो अवैध प्रवासी में आ जाएंगे। अब इस सीएए में एक बात और कही गई है, जो 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम है, उसमें क्या एक बात और है, इसमें यह कहा गया है कि 6वीं अनुसूची में जो राज्य हैं, 6वीं अनुसूची में जो भी राज्य हैं वहाँ पर उन लोगों को स्थायी रूप से रहने और ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है जिन्होंने बांग्लादेश से आकर नागरिकता प्राप्त की है। तो मतलब इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भी कहा गया है कि 6वीं अनुसूची में जो भी राज्य हैं उनमें उन लोगों को स्थायी रूप से रहने और ज़मीन लेने का अधिकार नहीं है जिन्होंने बांग्लादेश से आकर नागरिकता प्राप्त की है। अब आप इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आईएलपी का मतलब क्या होता है? आईएलपी को हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट पास। ये जब भी आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में जाते हैं तो आपको आईएलपी लेना पड़ता है। आईएलपी के अंतर्गत आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए रुकेंगे, तब आपको एंट्री मिलती है। तो इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ये कहा गया है कि आप लंबे समय तक आईएलपी के आधार पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में नहीं रुक सकते हैं। अगर भारत सरकार को यह लगता है कि आप आईएलपी के आधार पर वहाँ बसने का विचार कर रहे हैं तो आपको अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा और आईएलपी नहीं दी जाएगी। हो सकता है आईएलपी कुछ समय के लिए दिया जाए, उसके बाद अगर आप दोबारा सरकार को लगता है कि आप आईएलपी के आधार पर वहाँ रहने की बात या बसने की बात सोच रहे हैं तो आपकी आईएलपी को रिजेक्ट करके आपको अवैध प्रवासी मान लिया जाएगा। अब थोड़ा सा हम असम एकॉर्ड के बारे में समझ लेते हैं कि असम एकॉर्ड यानी असम समझौता क्या है। 1985 में जो हुआ था, देखिए असम समझौता 1985 में ये असम और भारत सरकार के बीच हुआ था। उसमें ये था कि देखिए इसकी हिस्ट्री थोड़ी समझ लेते हैं कि असम में आंदोलन शुरू हुआ था 1979 में और यह आंदोलन चला लगभग 1985 तक। ये असम आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में असम में अवैध प्रवासी या रिफ्यूजी आकर के बसने लगे, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को अपने संस्कृति के ख़त्म होने या अपने अधिकार के ख़त्म होने का डर सताने लगा, क्योंकि वहाँ पर अवैध प्रवासियों की संख्या वहाँ के लोकल लोगों की संख्या से ज़्यादा हो गई। इसीलिए बहुत बड़ा आंदोलन चला कि उनको हटाया जाए, वरना इनकी अधिक संख्या होने से वहाँ का कल्चर और संस्कृति और वहाँ के लोकल लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए 1985 में असम ने एक समझौता किया था भारत सरकार के साथ कि अगर कोई भी व्यक्ति 24 मार्च 1971 के बाद असम आया है तो वह वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा, उसे अवैध प्रवासी ही माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया। देखिए, इसीलिए एनआरसी भी लाया गया। एनआरसी का मतलब नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजन, ये इसलिए लाया गया था ताकि असम में अवैध प्रवासियों की पहचान हो सके और उस आधार पर ये तय किया जा सके कि कौन असम में अवैध प्रवासी है और कौन असम का नागरिक है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अब वो डेट 24 मार्च 1971 नहीं है। अब जब से सीएए 2019 आया है तब से ये कहा गया है कि जो भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ईसाई, पारसी, सिख, हिंदू, जैन, बौद्ध 31 दिसंबर 2014 के बाद असम में आया है वो भी अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि वो नागरिक ही माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने अब तक अपने इस वीडियो में, लेक्चर में बहुत सी बातों को बताया है। आप इसे 1-2 बार सुनेंगे तो आपको ध्यान आएगा। अब मैं चर्चा करूंगा कुछ महत्वपूर्ण बातों की जो कि इसी से संबंधित हैं। वो है एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या होता है। ठीक है, तो अब इसके बारे में सुनिए आप।
अब ओसीआई क्या है? देखिए, ओसीआई जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत लाया गया था। अब देखिए, ओसीआई वे लोग होते हैं जो किसी और देश में रह रहे हों और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हों, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी या कोई भी पेरेंट्स 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत भारत के नागरिक रहे हों। तो ऐसे लोग ओसीआई कार्ड के लिए इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात अगर आप किसी बाहरी देश के नागरिक हैं और आप भारत में ओसीआई कार्ड लेना चाहते हैं, तो ओसीआई कार्ड लेने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स 26 जनवरी 1950 को या उसके पहले भारतीय नागरिक थे। लेकिन इसमें एक ये भी प्रावधान है कि आपके पेरेंट्स में से कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का नहीं होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का है तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा। अब ओसीआई कार्ड लेने से क्या क्या फ़ायदा है? देखिए, ओसीआई कार्ड लेने के बाद आप लंबे समय तक बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकते हैं। मतलब कि लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल जाता है आपको अगर ओसीआई कार्ड ले लेते हैं, और आप इंडिया में रुक सकते हैं लंबे समय तक के लिए। आप इंडिया में ज़मीन ले सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं, हाँ, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते। आप भारत में रोज़गार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ना ही एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं। और आपको वोट का भी राइट नहीं होता है, यानी ओसीआई लोगों को वोट का राइट नहीं होता है। अगर आप 5 साल तक ओसीआई कार्ड को रखते हैं तो आप इंडिया में सिटीजनशिप लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 5 साल तक आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप भारतीय नागरिकता के लिए योग्य हो जाते हैं। अब पीआईओ को जो है ओसीआई में 2015 में मर्ज कर दिया गया। अब पीआईओ आप पढ़ेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अब पीआईओ कार्ड पुराना हो चुका है और ये 2015 में ओसीआई में मर्ज हो चुका है। तो अब आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि ओसीआई वो है, ओवरसीज सिटीजन वो है जो इंडिया में से बाहर रह रहा हो और उसके पास किसी और कंट्री की नागरिकता है, ठीक है। तो वो अपने दादा दादी या माता पिता के आधार के नागरिकता के आधार पर भारत से ओसीआई कार्ड ले सकता है, हाँ, लेकिन उसके पेरेंट्स में से कोई भी पाकिस्तान या बांग्लादेश का ना हो। तो इस प्रकार आप ओसीआई के बारे में ध्यान रखेंगे। अब मैं पीआईओ के बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि पीआईओ ओसीआई में मर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो ओसीआई के बारे में आप जान गए, अब आप पीआईओ के बारे में सुनिए। पीआईओ का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये एक प्रकार का कार्ड है। ये कार्ड उन विदेशी नागरिकों को मिल सकता था जिनके माता पिता, दादा दादी 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करते हों। मतलब ये 1935 के अधिनियम वाले भारतीय राज्य क्षेत्र में निवास करते हों और भारत के नागरिक हों। तो इन्हीं को तो इनके ही पुत्र को या जो भी हो, जो भी इनसे जुड़ा हुआ हो, उसको पीआईओ कार्ड मिल सकता था। अर्थात पीआईओ कार्ड होल्डर वही विदेशी नागरिक होते थे जिनके माता पिता, दादा दादी या पेरेंट्स अविभाजित भारत के नागरिक रहे हों। यह कार्ड 15 वर्षों के लिए था और अगर कोई 7 वर्ष इस कार्ड को रखता था तो वह भारतीय नागरिकता के लिए योग्य हो जाता था। यानी कि अगर आपके पास पीआईओ कार्ड लगातार 7 वर्ष तक है तो आप इंडियन सिटीजनशिप लेने के योग्य हो जाएंगे, और इसको हर 15 वर्षों पर रिन्यूअल कराना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तथा ईरान के लोगों को पीआईओ कार्ड नहीं मिलता था। यानी कि यहाँ के लोग पीआईओ कार्ड नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2015 में इस पीआईओ कार्ड को ओसीआई में मर्ज कर दिया गया, तो अब एग्ज़ाम की दृष्टि से योग्य मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको मैंने ऐसे बता दिया है। इसमें मैंने अब तक नागरिकता से संबंधित सारे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद।